Welcome back to another class of economics, uh, stagflations. स्टैगफ्लेशंस को हम महंगाई जनित मंदी के नाम से जानते हैं। महंगाई जनित मंदी बेसिकली आर्थिक गतिहीनता और मुद्रास्फीति के कारण आती है। तो पहले इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बेसिकली ये है क्या। तो स्टैगफ्लेशन एक महंगाई जनित मंदी है और ये एक जटिल आर्थिक स्थिति है। यह शब्द स्टैग्नेशंस और इन्फ्लेशंस यानी ठहराव और महंगाई दोनों से मिलकर बना है। अगर हम बात करेंगे स्टैग्फ्लेशंस की तो स्टैग्फ्लेशंस हमारा इन्फ्लेशंस और स्टैग्नेशंस दोनों से मिलकर बना है। इसमें विकास दर थम जाती है और घट जाती है, जबकि महंगाई की दर गजब ढाने लगती है। तो महंगाई जो होगी वो चरम सीमा पे होगी और विकास दर भी क्या हो जाएगी, हमारी थम जाएगी। बेकारी बढ़ने के लिए यह आदर्श स्थिति है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस होगी वो भी बढ़ने लगती है स्टैगफ्लेशंस की कंडीशंस में। स्टैगफ्लेशन की इसलिए जटिल है, स्टैगफ्लेशन को इसलिए जटिल कहा गया है क्योंकि उत्पादन बढ़ने के लिए कर्ज सस्ता कर दिया जाता है। तो जो सरकारें हैं प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, जो लोन है उसे सरकार के द्वारा सस्ता कर दिया जाता है ताकि मार्केट में कैपिटल का इनफ्लो को बढ़ाया जा सके। बाजार में ज़्यादा धन महंगाई का ईंधन बन जाता है। मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन ऐसी कंडीशंस होती है जब जो मुद्रा की वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है और जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसीलिए स्टैगफ्लेशंस का दुष्चक तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो स्टैगफ्लेशंस है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक कंडीशंस भी नहीं कह सकते, लेकिन उसका तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। 1970 में इस अवधारणा को समर्थन मिला था, बट जो स्टैगफ्लेशंस है वो 1960 के दशक में पाया गया था। पहली बार जो हमारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पे जो लेक मैकलोड ने 1965 में स्टैगफ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लेक मैकलोड थे उनके द्वारा 1965 में स्टैगफ्लेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था और 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन की अवधारणा को समर्थन मिला जब वस्तुओं की उत्पादन कम था। क्योंकि स्टैगफ्लेशन की कंडीशंस में क्या होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन है वो कम होता है और बेरोजगारी दर और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दुनिया भर में स्टैगफ्लेशंस की कंडीशंस रही। दुनिया में काफ़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशंस आ चुका है। 1970 के दशक में दुनिया भर में फैले स्टैगफ्लेशन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब तेल की कीमतों की वजह से ये पैदा हुआ था। यह लंबा चला और इस दौरान जो देश के केंद्रीय बैंक थे विभिन्न विभिन्न देश के, उन्होंने जो बैंक कर्ज था उसको सस्ता कर दिया था। स्टैगफ्लेशन मेड टू वर्ड्स, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, बता चुका हूँ मैं आपसे। स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन विच स्लो दैट एंड इकोनॉमिक प्राइजेज आर राइजेज, जिसमें अर्थव्यवस्था में जो प्राइजेज होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्रीजेज, और जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो बढ़ता तो है लेकिन वो डिक्रीजिंग कम रेट से बढ़ता है। जो एक फ्लो में बढ़ना चाहिए उसमें ना बढ़ के जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता है। स्टैगफ्लेशन इज अ कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे हो जाता है और प्राइजेस बढ़ने लगते हैं। स्टैगफ्लेशन कैन बी डिफाइन एज सिचुएशन इन इकोनॉमी विच इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी परिस्थिति है अर्थव्यवस्था में जिसमें इन्फ्लेशन महंगाई दर ज़्यादा होती है और बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है। देखिए ये सारे इसके कॉजेज़ हैं, ये सारी कंडीशंस होती हैं स्टैगफ्लेशंस में। इन्फ्लेशन हाई होता है, जो लो जीडीपी मीन्स जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कंट्री का वो भी कम हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बढ़ने लगती है। रेसिशन इज़ द मोस्ट
द इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेसिशन मीन्स डाउनफॉल अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ जो जीडीपी है वो कम होती है, और जीडीपी कम होने के कारण जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में रेसिशन की कंडीशंस आ जाती है। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब सरकार के द्वारा सरकार की जो नीतियाँ हैं वो विफल हो जाती हैं, उस कारण भी यह कंडीशंस आ जाती है। नाउ कॉजेज ऑफ स्टैग्फ्लेशंस, व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड बाय एन अनफेवरेबल सप्लाई। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता कम होने लगती है और सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है डिमांड के अकॉर्डिंग, तब इन्फ्लेशन की कंडीशंस अराइज हो जाती है। इसका पहला एग्जांपल है आपका, एंड इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ ऑल इंपोर्टिंग कंट्री, सच सप्लाई शॉक्स टेंड टू राइज प्राइस एंड वीकनेस द इकोनॉमी। जब प्राइस बढ़ने लगे इंपोर्टिंग कंट्रीज से, जो ऑयल्स के प्राइस थे, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, हमारी वीक होने लगी, क्योंकि जो हम तेल लेते हैं वो हम बाहर के देश से इंपोर्ट करते हैं, और बाहर के देश से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो प्राइस होता है वो अगर वो बढ़ने लगता है तो उस देश में स्टैग्फ्लेशन की कंडीशन अराइजेज हो जाती है। बाय मेकिंग प्रोडक्शन मोर कॉस्टली एंड लेस प्रॉफिट, सरकार और उस अर्थव्यवस्था के लिए प्रोडक्शंस कर पाना बहुत महंगा हो जाता है और कम प्रॉफिट होता है। इट कैन बी कॉज बाय मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट आर डिजाइन टू रेगुलेट मनी सप्लाई। इसका कारण मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स द एग्रीगेट पॉलिसी विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ रेगुलेटेड, एंड आरबीआई के द्वारा ये पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसमें हमारी मनी सप्लाई है। तो सरकार के द्वारा मनी सप्लाई में चेंजेस करना चाहिए एंड ट्राई टू रेगुलेट द लेबर मार्केट। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी एट इंक्रीजिंग रेट। जो मनी की वैल्यू होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज द रेट ऑफ वेजेज एंड सैलरी। इन्फ्लेशन में भी मैंने आपको बताया था जो वेजेज है, सैलरी बढ़ते हैं, उसी तरीके से स्टैग्फ्लेशन में भी जो मजदूरी है, जो वेतन है, वो भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, बिजनेस डेफिसिट ऑफ रिच कंट्री। जो हमारे जो देश अमीर जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी जो बिजनेस है उसमें भी कमी आ जाती है, उनके रेवेन्यूज़ में, ये भी कारण है। नेक्स्ट, नेचुरल कॉजेज लाइक फ्लड, ड्रॉट। अगर किसी कंट्री में, किसी अर्थव्यवस्था में ड्रॉट, सूखे की कंडीशंस आती है और बाढ़ की कंडीशन आती है, उसके कारण भी आपका आर्थिक गतिहीनता और स्थिति जनक मंदी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम स्टैग्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड इंक्रीजिंग रेट। गोल्ड का प्राइस भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्ड बेसिकली इंपोर्ट किया जाता है। तो दूसरी कंट्री में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ से इंपोर्ट कर पाना टिपिकल हो जाता है, और जो प्राइसेस होते हैं गोल्ड के वो भी बढ़ने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुल्सन ने क्या कहा, द रीजन ऑफ स्टैग्फ्लेशन इज ड्रॉट। जो रीजन है स्टैग्फ्लेशन का, आर्थिक जनक मंदी का, उसका मेन कारण सूखा और फ्लड है एशिया में और अफ्रीका में। ड्यू टू दिस लोअर प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एंड इंक्रीजेज द प्राइस, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है कॉमोडिटी का वह कम होता है, जिसके कारण डिमांड तो बढ़ती रहती है, लेकिन सप्लाई कम होने के कारण जो प्रोडक्शंस होता है उसका प्राइस बढ़ने लगता है। मेजर ऑफ स्टैग्फ्लेशन, सब बात करते हैं कौन कौन से मेजर से जो अपनाए जाते हैं स्टैग्फ्लेशन के लिए। पहला है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सरकार को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए थ्रू प्रोवाइडिंग लोन्स to the businessmen so that they can import the machinery, they can increases the productions. So first the government should emphasize in the increases of the productivity. Then development policy, सरकार के द्वारा विकास नीति अपनानी चाहिए, जिसके माध्यम से सरकार को खर्च करना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि हम आर्थिक जो स्थिति जनक मंदी है उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, सरकार के द्वारा महंगाई दर को नियंत्रित करना चाहिए
थ्रू टेकिंग करेक्टिव मेजर्स विच इंक्लूड मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। सरकार के द्वारा समय समय पर मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति में चेंजेस करना चाहिए जिसके माध्यम से महंगाई दर को संतुलित किया जा सके। यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, द गवर्नमेंट हैव्स टू फोकस द nation's own resources and better utilization of resources so that the wastage शुड बी रिड्यूस, कम से कम वेस्टेज किया जा सके और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारे पास अपने रिसोर्सेज हम उनको यूटिलाइज कर सकें जिसके माध्यम से स्फीति जनित मंदी को रोका जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, द गवर्नमेंट हैज़ टू अट्रैक्ट the businessman entrepreneur to invest the money. They have to change the investment policy, they have to change the import and export policy. The policy should be liberalized so that many investors can invest the money and the government can attract the capital formation. सरकार के द्वारा बिजनेसमैन के लिए निवेश नीति बनानी चाहिए, फ्लेक्सिबल विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसके माध्यम से पूंजी के निर्माण को बढ़ाया जा सके देश में और प्रोडक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार की निवेश विदेश नीति, सरकार की आयकर नीति, सरकार की वित्तीय नीति, ये सारी नीति बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं आर्थिक स्फीतिजनित मंदी को रोकने में। थैंक यू क्लास।